जॉइंट पेन के पेशेंट्स अक्सर कई गलतियां करते हैं जिनके कारण उनको उनके ट्रीटमेंट में डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। इस सीरीज में वो पांचवी गलती क्या करते हैं कि उनका कई बार कहना होता है कि जो करना है वो आपकी दवाइयां कर लें, मतलब 100% दवाइयां करें। तो भाई ठीक है, 100% दवाइयां करें तो दवाइयों के डोजेस कितने बढ़ जाएंगे। जो काम जिसका है वो काम वो नहीं करेगा, दूसरा करेगा, तो आपको उसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप एक्सरसाइज का काम एक्सरसाइज से नहीं कराएंगे तो आपको दवाइयों के लिए खर्चा भी करना पड़ेगा और ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ेंगी जो आपके बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, मरीज टोटल दवाइयाँ बंद कर देता है और बोलता है मेरे को डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और ऐसी कंडीशन में फिर कंडीशन वर्स्ट हो जाती है, फिर डॉक्टर को दोबारा से उसके पीछे लग करके इलाज करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देनी पड़ती है, मेडिसिन के साइड इफेक्ट को रोकने के लिए दूसरी मेडिसिन देनी पड़ती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, दर्द कम करने की दवाई दी, स्टीरॉयड दिया और उसके कारण इतनी एसिडिटी हो गई, मरीज ने दवाइयाँ ही बंद कर दी। फिर डॉक्टर को एसिडिटी रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ देनी पड़ रही हैं कि भाई ये पहले आप कोई भी दवाई खाने के 1 घंटा पहले ये खाना, फिर उसके बाद में खाना खाना, फिर ये दवाइयाँ खाना, नहीं तो एसिडिटी हो जाएगी, क्योंकि दवाइयों के डोज अब बढ़ गए हैं। तो मरीज अपने हिस्से की जो मेहनत है वो कई बार नहीं करता, अवॉइड करता है। साथ में कई बार मैंने क्या देखा है, अनवांटेड एक्सरसाइजेस करता है। जैसे वॉकिंग करेंगे, साइकिल चलाएंगे, तो उनको लगता है कि वॉक और साइकिल कर लिया ना तो ये हर जोड़ों के दर्द का इलाज है। ऐसा नहीं है। आपको जिस जोड़ में तकलीफ है उस जोड़ से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज करनी है। तो आप उन एक्सरसाइजेस का मतलब समझें। देखिए, एक्सरसाइज करने के 4 पर्पस हैं। पहला पर्पस क्या है कि आपके जॉइंट की रेंज ऑफ मूवमेंट पूरी आए। अब अगर इसको हम एक उदाहरण से लेते हैं, आपका स्पाइन। अब चाहे जोड़ स्पाइन हो, चाहे नी हो, चाहे एंकल हो या हिप हो, कोई भी जोड़ हो, आप जोड़ को या तो जोड़ के हिसाब से देखें या एक एग्जांपल हम लेते हैं स्पाइन का, उसके ऊपर पूरी चीज को समझ के लेते हैं। तो सबसे पहला रेंज ऑफ मूवमेंट। तो अक्सर डॉक्टर क्या बोलते हैं, आप इसकी फॉरवर्ड बेंडिंग करें, बैकवर्ड बेंडिंग करें, साइड बेंडिंग करें, ट्विस्टिंग करें। तो क्या होता है, स्पाइन की सारी रेंज ऑफ मूवमेंट होती है। रेंज ऑफ मूवमेंट होने से आपके मूवमेंट रुकते नहीं हैं, भविष्य में स्टिफनेस नहीं आती, स्टिफनेस फ्री हो जाते हैं, पेन फ्री हो जाते हैं। तो ये पहला पर्पस होता है एक्सरसाइज का। अब अगर मरीज ये नहीं करेगा तो उसको उतनी ही दवाइयाँ ज़्यादा खानी पड़ेंगी। तो एक तरफ तो मरीज बोलता है दवाइयाँ कम खिलाओ, मेरे को साइड इफेक्ट होना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ वो क्या करता है, अपने हिस्से की मेहनत नहीं करता, बोलता है डॉक्टर साहब मेरे पास में टाइम नहीं है, या फिर अरे साहब बड़ा बोरिंग है एक्सरसाइज, आपको तो मालूम है, रोज करो। तो उनको बोलना पड़ता है भाई कम से कम हफ्ते में 5 दिन 6 दिन तो करो, अगर 7 दिन नहीं कर सकते तो 15 मिनट 20 मिनट निकालो उसके लिए। तो इस तरह से उनको मोटिवेट करना पड़ता है एक्सरसाइज के लिए। दूसरा, एक्सरसाइज का मेन कारण क्या है कि एक तो ये हो गया आपका रेंज ऑफ मूवमेंट, दूसरा जो इसके सराउंडिंग में स्पाइन के चारों तरफ जो लिगामेंट, टेंडन, मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। तो क्या होगा, ये स्पाइन जगह पे खड़ा रहेगा। देखिए एक उदाहरण देता हूं यहाँ पे, आपने कई बार देखा होगा रोड साइड पर किनारे पे एक बिजली का या टेलीफोन का खंबा होता है, वो खंबे को तार से बांध के रखा जाता है। अगर कभी खंबा नीचे धंस जाए तो वो तार लूज पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में अगर जोर की हवा चलेगी तो खंबा राइट लेफ्ट किधर भी झुक सकता है। तो जब ये उम्र के साथ में आपकी गादी, ये जो दोनों वर्टिब्रा के बीच में ये गादी जो पैड है, जो आपका शॉक एब्जॉर्बिंग पैड है स्पाइन का, ये जब पतले पड़ने लगते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं या इनकी थिकनेस कम हो जाती है, क्योंकि एक उम्र के बाद में इसके सेल डीजेनरेट ज़्यादा होते हैं और नए सेल कम बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसकी मोटाई कम होने लगती है। तो जब सारे वर्टिब्रा ऑल सर्वाइकल के साथ, थोरेसिक के 12, लंबर के 5, फिर उसके बाद में सैक्रम, ये सबके जो बीच में पैड हैं, इनकी मोटाई अगर सबकी मान लीजिए कुछ मिलीमीटर भी कम हुई तो आपने सुना होगा बुढ़ापे में लोगों की हाइट कम हो जाती है, आधा सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर, आधा इंच हाइट कम हो जाती है। तो उसका कारण क्या है, ये जो है ना गादियाँ ये घस जाती हैं, ये
पतली पड़ जाती हैं। तो क्या होगा, जो लिगामेंट इन दोनों के बीच में है वो भी लूज पड़ जाएगा। और जब ये बॉडी अपने आप में श्रिंक हो जाएगी तो क्या होगा, ये फूग जाएगा, फूल जाएगा। तो ये फूल करके पीछे से जो नर्व्स निकल रही है उसको दबाने लगता है। अब अगर सपोज करो ये पूरा लूज पड़ गया और लूज पड़ के ऐसा तिरछा हो गया तो क्या होगा, ये पीछे नस को दबाने लगेगा या फिर ये साइड की नस को दबाने लगेगा। तो ये नसों को ना दबाए उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपका ये स्पाइन का बाम्बू या कोई भी जॉइंट की जो मसल्स हैं स्ट्रांग रहे, जगह पे रहे, जिससे खंबे की तार बंधी रहे खींच के, तो खंबा राइट लेफ्ट ना जाए। नहीं तो फिर मरीजों को कई बार डिफॉर्मिटी आ जाती है कि उसको काइफोसिस हो गया या फिर लॉर्डोसिस, एंगल्स वगैरह चेंज हो गए, तो ये सारी, या स्कोलियोसिस हो गया तो साइड में चला गया स्पाइन, तो ये डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। फिर उसको करेक्शन करने के लिए एक्सरसाइजेस करो, तो वो सारी मेहनत ना करनी पड़े। तो डॉक्टर्स बोलते हैं रिलेटेड जॉइंट की एक्सरसाइज करते रहिए जिससे मजबूती से आपका खंबा सीधा खड़ा रहे। और देखिए कई बार क्या करते हैं लोग गलती, अभी एक सज्जन थे वो मेरे को बोलते कि साहब मैं तो शाम को खूब खेलता हूँ, वजन उनका 110 किलो है, स्पाइन में पेन है, नी में पेन है, बोलते हैं कि साहब मैं तो शाम को बैडमिंटन खेलता हूँ। मैंने कहा भाई कभी आपने नारियल का पेड़ देखा है? नारियल का पेड़ सीधा खड़ा है और उसके अंदर फल और ज़्यादा लग जाए, भर जाए नारियल, 100 नारियल लग जाए और फिर जोर की हवा चले तो फिर देखो क्या झोंके लगते हैं, राइट लेफ्ट। तो वही आपकी स्पाइन के साथ होगा। वजन आपका 110 किलो है और ये बीच में खाली इतनी स्पाइन है। देखिए साइड में आपके तो पेट के अंदर क्या है, आते हैं आपकी, हाँ, सॉफ्ट टिश्यू है, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। ये बीच की खाली ये 2.5 इंच है जो आपके पूरे बॉडी को सीधा खड़े है। कभी आपने एक्सरे देखा हो या फोटो देखा हो, देखो मैं साइड में दिखा रहा हूं, ये बीच की खाली ये 2.5 इंच है, ये आपके पूरी बॉडी का वजन झेल रही है, कमर पर तो, या फिर गर्दन पे पूरी गर्दन का वजन झेल रही है। अब इसको आप 100 और 125 किलो के साथ में राइट लेफ्ट झूला झुला रहे हैं तो ये कब तक आपका साथ देगी? तो फिर आपको कमर के दर्द शुरू होते हैं, गर्दन के दर्द शुरू होते हैं, घुटनों के दर्द शुरू होते हैं। फिर आप बोलते हैं मेरे को एक्सरसाइज भी नहीं करनी, इनको स्ट्रेंथ भी नहीं देनी मसल को, तो कैसे काम चलेगा? तो दूसरा पर्पस क्या होता है, इस लिगामेंट टेंडन मसल को हम स्ट्रेंथ दें जिससे ये जोड़ कसे हुए रहें, जगह पे कसे हुए रहें, राइट लेफ्ट नहीं जाए, जिससे नसें ना दबें। नहीं तो क्या होगा, कभी बैक पेन शुरू हो जाएगा, कभी पेन पैरों में रेफर होके जाने लग जाएगा, कभी इसकी स्ट्रेंथ चली जाएगी तो मालूम पड़ा डिस्क की प्रोलैप्स हो गई तो और एक समस्या बढ़ी। तो ये एक्सरसाइजेस करना निहायत ही जरूरी है। फिर क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते तो फिर ये हड्डियां जो है ना ये बढ़ना शुरू करती हैं। देखिए फैमिली में कई लोग हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, मान लो कभी हस्बैंड ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो वाइफ सपोर्ट करती है, वाइफ ठीक से काम नहीं कर पा रही तो हस्बैंड सपोर्ट करता है। ऐसा एक दूसरे को, वाइफ मान लो घर का काम नहीं कर पा रही, बीमार है, तो हस्बैंड कर देगा, बर्तन धो देगा, कभी खाना मंगा लेगा, बाहर से मंगा लेगा। या हस्बैंड कभी काम ठीक नहीं चल रहा तो वाइफ उसको भले घर से काम करे, बाहर जाके काम करे, उनको सपोर्ट करती है। तो ऐसे ही क्या होता है, हमारे बॉडी के भी डिफरेंट अंगों में समन्वय है। तो वो कैसे समन्वय होता है, अगर मान लीजिए मसल्स में स्ट्रेंथ आप लाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे तो क्या होगा, ये जो हड्डी होती है ना ये इस जोड़ को स्टेबिलिटी देने के लिए साइड से बढ़ने लगती है, तो उसको बोलते हैं बोनी स्पर बनना। तो जब ये बोनी स्पर बनेगा तो एक्चुअल तो काम इसका नहीं था। अब हस्बैंड अगर किचन में जाएगा बर्तन धोने तो एक आध कांच का गिलास तोड़ सकता है क्योंकि वो उसको रोज का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये गलती यहाँ भी होती है। तो क्या होता है कि ये जो बोनी स्पर है ये बनने चालू हो जाते हैं इस जॉइंट को स्टेबिलिटी देने के लिए, और इस चक्कर में क्या होता है, लिगामेंट टेंडन और डैमेज होते हैं तेजी से, फिर जॉइंट और तेजी से डिस्ट्रॉय होता है और मरीज की तकलीफ बढ़ती है। तो जिस चीज का काम था एक्सरसाइज का वो एक्सरसाइज से होगी, दवाई से नहीं होगी। दवाई अपना 50% रोल अदा करेगी, 50% आपको एक्सरसाइज से ही इसको ठीक करना होगा। फिर इसके बाद में एंड्योरेंस और स्टेमिना के लिए भले आप वॉक करें, बैडमिंटन खेल लें अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो, या साइकिलिंग करें। साइकिलिंग में कौन सी साइकिल करें, देखिए मैंने साइड में दिखाई हुई है, ये एयर बाइक करें। अक्सर लोग नहीं तो घुटने के दर्द के क्या करते हैं, नॉर्मल साइकिल चलाते हैं जिससे ज़्यादा प्रेशर आता है और घुटने का दर्द उल्टा बढ़ जाता है। खास तौर से जिस समय पटेला के अंदर संधिवात के, ऑस्टियोआर्थराइटिस के चेंजेस होते हैं उस समय अगर ये एक्सरसाइज साइकिल से ज़्यादा करेंगे तो पॉसिबल है दर्द बढ़ भी जाए। तो उन चीज़ों में सावधानी लेनी चाहिए।
तो ये सारी चारों एक्सरसाइज का पर्पज अब आपको समझ में आया। पहला जॉइंट्स के मूवमेंट, दूसरा लिगामेंट टेंडन मसल्स में स्ट्रेंथ, तीसरा बोनी इस पर ना बने उसके लिए लिगामेंट टेंडन मसल्स में स्ट्रेंथ के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, चौथा स्टेमिना और एंड्योरेंस के लिए तो एयर बाइक चलाएं, साइकिल चलाएं। ये चारों पर्पज, चारों तरह की एक्सरसाइजेस करें, चारों चीजें करें एक्सरसाइज के अंदर, तो आपको पूरी तरह से दवाइयों के डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। फिर आपको क्या लेने की जरूरत है, जैसे 4 स्टेप आपने लिया तो उसमें आपकी सूजन कम होगी, दर्द कम होगा, लिगामेंट टेंडन मसल्स में स्ट्रेंथ आएगा। उसके बाद में आप जॉइंट फ्रेश लेंगे तो जॉइंट फ्रेश से आपको क्या होगा, गादियां नहीं घसेंगी, तो जब वो नहीं घसेंगी उनमें स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी, तो आपको किसी प्रकार की सर्जरी की जरूरत नहीं। तो ये सारी चीजें आपको करना चाहिए। और ये जो प्रोडक्ट है जो मैंने अभी आपको बताया, ये CDRI का प्रोडक्ट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ, जिन्होंने पालक से एक एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाला टेरोस्पर्मिन सी। ये टेरोस्पर्मिन सी हमने प्रोडक्ट में डाला हुआ है, जिससे आपके जोड़ों की गादियां डैमेज नहीं होती, जॉइंट्स की हेल्थ मेंटेन रहती है, वो चाहे स्पाइन के डिस्क हों या फिर घुटने के जो कार्टिलेजेस हैं वो हों, या फिर फ्लूइड की क्वालिटी हो वो अच्छी मेंटेन रहती है। तो ये दोनों चीज़ें लेने से आपके जोड़ों की हेल्थ मेंटेन रहती है। और इसको हाल ही में US के अंदर पेटेंट भी किया गया है। पेटेंट का डॉक्यूमेंट भी देखिए, मैं आपको साइड में बता रहा हूँ। और साथ में हड्डियों की स्ट्रेंथ के लिए आपको कैल्शियम और विटामिन डी लेना चाहिए, या फिर OPD और विटामिन डी आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें करें। फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज रह जाती हैं नीचे सबमिट करें, मैं या मेरा असिस्टेंट आपको जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू।